कहानी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए शहर से कई मीलों दूर एक अलग थलग पड़े वेकेशन हाउस जा रही है। एमा का ड्राइवर जोई जो थोड़ा बातूनी है वो बार बार उसे मिसिस बैरेट कहकर बुलाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि वो इस अनजान शहर में अकेले यात्रा क्यों कर रही है और उसका पति उसके साथ क्यों नहीं आया। एमा जो बेहद शांत और मिस्टीरियस नेचर की है वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपनी डायरी लिखने लगती है। कुछ देर बाद जब एमा वेकेशन हाउस पहुंचती है तब जोई उसका सामान गाड़ी से बाहर निकालता है और उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। एमा जब उसे पैसे दे रही होती है तब वो उसके फोन में झांकने की कोशिश करता है और उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। एमा उसे बताती है उसके हस्बैंड अभी बाहर हैं मगर कल तक वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो उसे जल्दी से पैसे दे देती है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर आते ही वो सबसे पहले सिक्योरिटी कोड्स को एंटर करती है और अलार्म्स को ऑफ करके सारे दरवाजे बंद कर देती है। एमा जब अपने कपड़े निकाल रही होती है तब अचानक उसे याद आता है उसने अपनी डायरी कार में ही छोड़ दी है जो शायद अब उसे कभी नहीं मिलने वाली। शाम को जब वो शावर ले रही होती है तब उसे दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। वो जब बाहर आकर चेक करती है तब उसे दरवाजे पर फूलों का एक गुलदस्ता मिलता है। एमा को लग रहा था कि ये शायद उसके पति ने भेजा है ताकि उसे यहाँ पर अकेलापन महसूस ना हो। वो जल्दी से उन फूलों को अंदर ले आती है और म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगती है। डांस करते हुए वो ग्लास में वाइन डालने की कोशिश करती है मगर थोड़ी सी वाइन नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो वाइन को साफ करने के लिए नीचे झुकती है वो देखती है कि आधी से ज्यादा वाइन टेबल के दूसरी साइड जा चुकी है। उस टेबल को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो टेबल नहीं बल्कि दूसरी तरफ जाने का एक दरवाजा हो। एमा उसे खोलने का सोच ही रही होती है कि तभी उसका पति हेनरी वहां पर आ जाता है। एमा के लिए ये काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि उसका पति हेनरी आज नहीं बल्कि कल आने वाला था। वो एमा से कहता है ये वीकेंड हम दोनों के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि यहाँ हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और रिश्तों को बेहद खूबसूरत और पहले जैसा बनाएंगे। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी इसलिए वो दोनों सोने के लिए बेडरूम में आ जाते हैं। रात में जब एमा सो रही होती है तब उसे फील होता है कोई घर में घुस आया है और वो उसके कपड़े उतार रहा है। अगले दिन जब एमा की आंखें खुलती हैं तब उसे अपने टेबल पर एक रोज मिलता है। एमा नोटिस करती है कि उसके कपड़े किसी ने बदल दिए हैं। हेनरी नोटिस करता है उसके जूते, कपड़े और सेलफोन्स सभी चीजें यहाँ से गायब हैं। वो एमा को लेकर जल्दी से कार में आता है मगर तभी उसे याद आता है उसने कार की कीज घर में ही छोड़ दी है। वो दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। हेनरी एमा से कहता है जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम घर में ही रुकना और सारे दरवाजे लॉक कर लेना। ऐसा कहकर वो उस आदमी को पकड़ने के लिए निकल जाता है जो उन पर नजर रखे हुए था। एमा जल्दी से घर में आती है और सारे दरवाजे लॉक कर लेती है। वो दरवाजे पर खड़े होकर हेनरी के आने की राह देखने लगती है लेकिन तभी कमरे में रखा फोन बज उठता है। वो जब कॉल पिक करती है तब एक मिस्टीरियस पर्सन उससे कहता है जब तक वो इस घर में है तब तक उसे उसकी सारी बातें माननी होंगी। जैसे ही फोन कट होता है एमा के सामने रखा टीवी ऑन हो जाता है जिसमें उसके सोने से लेकर नहाने तक सारे वीडियोस एक एक करके प्ले होने लगते हैं। एमा समझ चुकी थी कि ये जो कोई भी है वो काफी शातिर है और वो उसकी हर हरकत पर नजर बनाए रखे हुए है। हेनरी जब घर के अंदर आता है तब दोबारा से फोन रिंग होता है। हेनरी जब कॉल पिक करता है तब अननोन वॉइस उससे कहती है जब तक तुम इस घर में हो तब तक तुम्हें मेरे सारे रूल्स मानने होंगे। हेनरी को लग रहा था कि वो आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है इसलिए वो उसके रूल्स को मानने से मना कर देता है। वो एमा को लेकर घर से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क टूट जाता है। वो दोनों अब ना तो किसी को कॉल कर सकते थे और ना ही इस कमरे से बाहर जा सकते थे इसलिए वो यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं।
एमा देखती है कि कमरे में रखा फोन दोबारा से रिंग हो रहा है। जैसे ही वो फोन के पास आती है, हेनरी उस फोन को उठाकर पटक देता है। फोन के टूटते ही उन दोनों को जोर का बिजली का झटका लगता है, जिससे उन दोनों की बॉडी थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है। वो अननोन वॉइस उन्हें बताती है, तुम दोनों के कान पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है। अगर तुमने रूल्स को फॉलो करने से मना किया या घर में किसी तरह की तोड़फोड़ मचाई तो तुम्हें बिजली के झटके मिलेंगे, जिससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। वो अननोन वॉइस उन्हें एक परफेक्ट पति और पत्नी की तरह बिहेव करने के लिए कहता है। वो हेनरी को एमा के लिए बेडरूम का दरवाजा खोलने और एमा को मुस्कुराकर हेनरी को थैंक यू बोलने का ऑर्डर देता है। वो दोनों ठीक वैसा ही करते हैं और बेडरूम के अंदर आ जाते हैं। वो उन दोनों को कपड़े चेंज करके जल्दी से रेडी होकर किचन में आने का ऑर्डर देता है। वो एमा को खाना बनाने और हेनरी को हर वक्त उसका ध्यान रखने का ऑर्डर देता है। एमा जब खाना बना रही होती है तब वो अननोन वॉइस हेनरी को अपना लैपटॉप ओपन करने को कहता है। हेनरी जब लैपटॉप ओपन करता है तब उसे एमा के बॉयफ्रेंड रायन के कुछ पर्सनल फोटोज और वीडियोस मिलते हैं। यहाँ पर हेनरी को पता चलता है कि एमा इतने सालों से उसे चीट कर रही थी। हेनरी ये सब देखकर काफी दुखी हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो अननोन वॉइस उसे रोक लेती है। वो वॉइस हेनरी से कहती है, आज रात का डिनर तुम दोनों को एक साथ करना है। तुम दोनों एक दूसरे को जितना जानोगे तुम्हारा रिश्ता उतना ही गहरा होगा। वो दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तब हेनरी उससे रायन के बारे में पूछता है। एमा उसे बताती है कि ये सब जैकब की पार्टी से स्टार्ट हुआ था। हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। एमा अपनी इस भूल के लिए उससे माफी मांगती है, मगर हेनरी इतने गुस्से में था कि वो उसकी जरा भी नहीं सुनता और डिनर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब एमा बेडरूम में आती है तब वो अननोन वॉइस हेनरी को एमा के साथ डांस करते हुए उसे किस करने के लिए कहता है। हेनरी इतना टूट चुका था कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। वो एमा के साथ डांस करता है और उसे किस भी करता है। डांस खत्म होने के बाद वो उन दोनों को बेड पर लेटकर उन्हें इंटीमेट होने का ऑर्डर देता है। उन दोनों के लिए ये सिचुएशन काफी डरावनी थी, क्योंकि उन्हें अब एक ऐसे आदमी के सामने इंटीमेट होना था जिसने उन्हें इस घर में कैद कर दिया था। हेनरी जानता था कि अगर उसने आदेशों का पालन नहीं किया तो उन दोनों की जान भी जा सकती है। वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए एमा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। एमा इन सब के लिए अभी तैयार नहीं थी, इसलिए वो हेनरी को बीच में ही रोक देती है। वो अननोन वॉइस जो इस रोमांस को सफल होते हुए देखना चाहता था, वो हेनरी के बीच में रुक जाने की वजह से गुस्सा हो जाता है और हेनरी को बिजली के झटके देता है। अपने पति को दर्द में देख एमा बुरी तरह से टूट जाती है और बॉयस से अपने पति को छोड़ने की विनती करती है। वो अननोन बॉयस कैसे भी करके उन दोनों पर अपना नियंत्रण पाना चाहता था, इसलिए वो एमा की बात मान जाता है और हेनरी को छोड़ देता है। हेनरी उससे कहता है, मुझे इस तरह तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो एमा को दिलासा देते हुए उससे कहता है वो उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा। वो दोनों जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब एमा को स्पीकर पर किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों आवाज का पीछा करते हुए मेन डोर पर आते हैं तब एमा देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जोई है, जो यहाँ उसकी डायरी वापस लौटाने आया है। इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाए, एमा लाइट ब्लिंक करके उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है। जोई की नजर जब ब्लिंक कर रही लाइट पर पड़ती है तब वो समझ जाता है कि एमा किसी मुसीबत में है। वो घर में घुसने की कोशिश करता है, मगर किडनैपर उसे नीचे खींच लेता है और उसे बेहोश कर देता है। एमा नोटिस करती है कि जब से जोई यहाँ पर आया है तब से उन्हें ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए हैं। वो हेनरी से कहती है, ये जो कोई भी है वो अकेला है और शायद मुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। इससे पहले कि वो किडनैपर वापस आ जाए, वो सीलिंग पर लगे कैमरे को निकाल देती है और हेनरी को लेकर किचन में आ जाती है। वो हेनरी को चारों तरफ नजर रखने के लिए कहती है और किचन में लगी प्लाई को हटा देती है। हेनरी उसे अंदर जाने से मना करता है क्योंकि ये उसके लिए रिस्की हो सकता था। एमा उससे कहती है उसे कुछ नहीं होगा।
ऐसा कहकर वो अंदर घुस जाती है। वो जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है तब उसे हेनरी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए बाहर आती है, किडनैपर उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब एमा की आंखें खुलती हैं तब वो खुद को बेडरूम में पाती है। वो टीवी स्क्रीन पर देखती है कि डाइनिंग एरिया में किसी को बांध कर रखा गया है। वो जब उस आदमी के पास आती है तब उसे पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड रायन है। जैसे ही वो रायन को छुड़ाने के लिए उसके नजदीक जाती है, वो किडनैपर उसे रोक देता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। वो एमा से कहता है अगर तुम्हें अपनी शादी को पवित्र बनाना है तो तुम्हें रायन को मारना होगा। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। इससे पहले कि एमा को समझने का थोड़ा और समय मिल पाता, वो हेनरी को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देता है जिससे वो तड़पने लगता है। इससे पहले कि किडनैपर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाले, एमा अपने पास पड़े चाकू से रायन पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है और हेनरी की जान बचा लेती है। हेनरी उसे समझाते हुए कहता है तुमने ये सब मजबूरी में आकर किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। वो एमा से प्रॉमिस करता है यहाँ से निकलने के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो एमा को वाइन का एक ग्लास देता है और वहाँ से चला जाता है। एमा नोटिस करती है कि ये वही वाइन है जिसे पीकर वो पिछली बार बेहोश हो गई थी। वो जानती थी कि बेहोश होने के बाद वो किडनैपर उसे देखने यहाँ जरूर आएगा, इसलिए वो कैमरे के सामने वाइन पीने का नाटक करती है और नीचे फर्श पर लेट जाती है ताकि किडनैपर को ऐसा लगे कि वो बेहोश हो गई है। एमा ने जैसा सोचा था वो किडनैपर ठीक वैसा ही करता है। बेहोश होने के बाद वो उसके कमरे में आता है और उसे चेक करके वहाँ से चला जाता है। किडनैपर के वहाँ से जाते ही वो उसका पीछा करती है और एक कमरे में आ जाती है। एमा जब किडनैपर के रूम की छानबीन करती है तब उसे पता चलता है ये सब ईडन ग्रुप नामक एक संगठन की साजिश है। ये संगठन ईथन नाम के एक आदमी ने बनाया है जो औरतों को एक आदर्श पत्नी बनाने पर जोर देता है ताकि वो अपने पति की हर बात माने। एमा देखती है कि ईथन के साथ साथ हेनरी भी इस प्लान में शामिल है और ये सारा खेल उसी का रचाया है ताकि वो फिर से उस पर कंट्रोल पा सके। इससे पहले कि हेनरी और ईथन वो दोनों वापस आ जाएं, वो अपनी जगह पर लेट जाती है ताकि उन्हें उस पर शक न हो। उन्हें लग रहा था कि एमा पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ चुकी है, इसलिए वो दोनों उसे कार में छोड़कर आपस में बातें करने लगते हैं। उन दोनों के वहां से जाते ही एमा कान में लगे डिवाइस को बाहर निकाल लेती है ताकि ईथन उसे कंट्रोल न कर पाए। वो कार स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर ईथन उसे देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो एमा को किसी तरह की चोट पहुंचाए, एमा उस पर पीछे से हमला कर देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ईथन के मरते ही वो उसके हाथ से वो वॉच जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल किया करता था उसे निकाल लेती है। एमा हेनरी को बताती है कि ये वही आदमी है जिसने उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा था। हेनरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे क्योंकि ईडन ग्रुप के ओनर की अब डेथ हो चुकी थी। वो आया तो यहाँ पर अपनी पत्नी को कंट्रोल में करने था मगर वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका था। जब एमा कार की तरफ आ रही होती है तब हेनरी की नजर उसके कंधों पर जाती है जिस पर खून लगा हुआ था। वो समझ जाता है कि एमा ने कान में लगे डिवाइस को बाहर निकाल लिया है और शायद उसे पता चल गया है कि ये सब एक नाटक था। वो एमा से बहाना बनाते हुए उससे कहता है हमारे सेल फोन्स और बाकी चीजें घर के अंदर ही हैं। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहकर वो एमा को अपने साथ घर के अंदर चलने के लिए कहता है ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। इससे पहले कि वो हेनरी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर पाती, वो एमा पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो एमा के पैर में एक चाकू घुसा देता है और उसे बहुत मारता है। एमा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए
दूसरे कमरे में आ जाती है और डोर के पीछे छिप जाती है। हेनरी जैसे ही कमरे में एंटर करता है वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। वो ईथन से चुराई हुई वॉच का इस्तेमाल करके हेनरी को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उसे तड़पता हुआ छोड़कर घर से बाहर आ जाती है। जब वो ड्राइव करके अपने घर वापस लौट रही होती है तब उसे रास्ते में जोई की कार मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। जब वो जोई को अपनी कार में बैठाती है तब जोई उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।